Hello, backbenchers. Welcome to this class of One Shot Indian Political Science for CBSE Board Class 10th. Chapter 1. Let's talk about power sharing. ठीक है, पावर शेयरिंग हमने पावर को बांट दिया। अब बांटा कैसे? हमने कुछ सोच समझ के तो बांटा होगा। उसे हमने बांटा हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल, अब वर्ड भारी पड़ता है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये लेटी हुई, एच के बीच में लेटी हुई लाइन, इससे समझना है ये लेटी हुई लाइन, और वर्टिकल है स्ट्रेट लाइन। मतलब आपके जैसे गेम्स भी आप खेलते हो तो उसमें एक लेवल 1 होता है, ठीक है, फिर लेवल 2 होता है, फिर लेवल 3 होता है। अब लेवल 1 में भी 3 काम करने हैं, लेवल 2 में भी 3 काम करने, लेवल 3 में भी 3 काम करने हैं। तो ये जो 3 काम है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर। और लेवल 1 2 3 एक पिरामिड में होता है, उसे हम वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेजिस्लेचर मतलब टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव मतलब टू एग्जीक्यूट, काम करना बेसिकली, और जुडिशरी ये आपकी कोर्ट कचहरी जिसमें जजेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें लॉज बनाते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें लागू करते हैं, और ये जो भी काम कर रहे हैं इन सब पे जुडिशरी की नजर रहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, देन इट्स वर्टिकल आता है सबसे पहले यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल गवर्नमेंट जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत भी आती है। ठीक है, अब जो आपका एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव, वो यूनियन में भी होगा, रीजनल में भी होगा, लोकल में भी होगा। ठीक है, इसलिए इसे डिविजन ऑफ पावर शेयरिंग इस तरीके से हम करते हैं। रीजन क्या है पावर शेयरिंग के? अब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, प्रोवाइड रीजन फॉर मेकिंग पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो आपको बहुत सिंपल सेंटेंसेस में लिखना है, power sharing is desirable due to two reasons. One is prudential and one is moral. ठीक है, अब ये प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन के, इनके कुछ पॉइंट्स आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं और उन्हें सेंटेंसेस फॉर्म में लिखना है। करेक्ट, प्रूडेंशियल रीजन रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लड़ाई झगड़ा जो होता है उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम करती है। बेसिक लैंग्वेज में मांड वाली कर लेते हैं। सेकेंड, प्रिवेंट्स ग्रुप टू एनहांस देयर ओन पावर, हर ग्रुप को मौका मिलता है कि अपनी पावर एनहांस करें या अपनी पावर यूज करके लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। तीसरा, नो सिंगल ग्रुप मोनोपोली, किसी एक ग्रुप के हाथ में पावर टोटल नहीं आएगी, मोनोपोली किसी एक की मन मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है ना, मॉरल रीजन, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो कुछ होगा लोगों के हित में होगा। तो ये मॉरल रीजन हो गया, मॉरल वैल्यूज की तरह स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी लागू रहनी चाहिए। दूसरा, सिटीजन की पार्टिसिपेशन होगी, डेफिनेटली होती है, हम लोग खुद वोट करते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं जो हमारी बात लेकर पार्लियामेंट में बोलता है। ठीक है, इट इज एसेंशियल, जरूरी है, और वैल्यूएबल है, मतलब एसेंशियल जरूरी भी है और कीमती भी है, क्योंकि अगर हमारी पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो जो हमारा हेड होता है गवर्नमेंट का वो अपनी मनमानी करेगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट, पीपल आर अफेक्टेड बाय पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी होती है उससे हम इफेक्ट होते हैं। तो हमने जिस इंसान को वोट दिया है, ठीक है, जिसे वोट दिया है वो आगे जाकर हमारी बात रखेगा, तो जो भी फाइनल पॉलिसी बनेगी उससे वी द पीपल, हम ही तो इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में, या आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद करने हैं और इनको डिटेल में लिखना है बस। ठीक है, अब आपके बुक में ये भी बताया है कि पावर अलग अलग कौन शेयर करता है हमारी गवर्नमेंट में। पहला, सोशल मूवमेंट, कुछ भी गलत हो रहा होता है तो उसके अगेंस्ट एक सोशल मूवमेंट क्रिएट होती है जिसके लिए लोग अपनी आवाज उठाते हैं। तीसरा, अलग अलग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे जुडिशरी के पास अलग पावर्स हैं, आपके लेजिस्लेचर के पास अलग है, और एग्जीक्यूटिव के पास अलग है। प्रेशर ग्रुप, जब फार्मर्स लॉ आया था तो फार्मर्स ने शांतिपूर्ण धरना दिया था, उसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया था उनकी बात सुनने का। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं उन्हें प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, आईएनसी, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, बीएसपी, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स। अगर हम बेसिक बिल्कुल रॉ लेवल की बात करें, सोशल ग्रुप्स कैसे हो गए कि एक शर्मा की कॉलोनी होगी, एक जाट की कॉलोनी होगी, एक ठाकुर की कॉलोनी होगी। ठीक है, इन्होंने अपना अलग सोशल ग्रुप बनाया अपनी सोशल आइडेंटिटी को लेकर। अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट ने सेंटर पे अलग रूल बनाए हुए हैं। ठीक है, सेंटर हैज अ डिफरेंट रूल, स्टेट हैज अ सर्टेन डिफरेंट रूल्स, एंड लोकल गवर्नमेंट हैज डिफरेंट रूल्स। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग पावर दी गई है। नाउ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है पावर शेयरिंग के, लेट्स डिस्कस देम। पहला, बेल्जियम, यूरोप में एक कंट्री है बेल्जियम, यूरोप कॉन्टिनेंट है एक हमारा। ठीक है, अब बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम की जो कॉम्पोजिशन है उसमें 59% जो लोग रहते हैं वो डच बोलते हैं, और उस रीजन को हम फ्लेमिश रीजन बोलते हैं।
दूसरा, मेजोरिटी का जो है उसमें फ्रेंच बोलते हैं, उसे वेलोनिया रीजन बोलते हैं, और वहां पर 40% पॉपुलेशन इनकी, बाकी 1% जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। ठीक है, अब ये तो बेल्जियम हो गया, बट बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रुसल। उसमें उल्टा है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। मतलब मेजोरिटी गवर्नमेंट में, तो मेजोरिटी में तो डच स्पीकिंग लोग हो गए, लेकिन कैपिटल में मेजोरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग लोग हो गए। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर सपोजिटली कंट्री का बना, तो कंट्री का मेजोरिटी के डच लोगों के लिए हो गया, लेकिन कैपिटल में बैठेंगे वो लोग, बट कैपिटल में तो फ्रेंच है मेजोरिटी में, तो फ्रेंच को ये चीज पसंद नहीं आएगी। तो चलो, अगर कैपिटल में फ्रेंच वालों को हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसे एप्लीकेबल किया, लेकिन कंट्री में तो मेजोरिटी डच की है, तो वो कैसे काम करेगा? तो इस पावर ग्रैबिंग की वजह से पावर शेयरिंग यहाँ पर इंप्लीमेंट की गई। इनका कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदला गया, जब जाके इन्हें फाइनल सोल्यूशन मिला। जो फाइनल सोल्यूशन है उसे कहते हैं बेल्जियन मॉडल। अभी बेल्जियन मॉडल के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी हर किसी की। वैसे ही आपके कैपिटल में एक सेपरेट गवर्नमेंट रहेगी, उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पूरी कंट्री की एक सेंट्रल गवर्नमेंट और कैपिटल की एक सेपरेट गवर्नमेंट, और दोनों में मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, चाहे वो डच स्पीकिंग हो गए या फ्रेंच स्पीकिंग हो गए। तीसरा, पावर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, कि मतलब हर एरिया में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी पूरी कंट्री की, उन्हें अलग अलग पावर दी। आपका एरिया, आप अपना एरिया अपने हिसाब से हैंडल करो, क्योंकि डेमोग्राफी के हिसाब से कहीं पर भी मेजोरिटी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। लास्ट पॉइंट, थर्ड काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट इन्होंने स्टार्ट की, जिसे कहते हैं हम कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कम्युनिटी के लिए काम करेगी, कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए काम करेगी। अब ये मॉडल इतना अच्छा था कि जो यूरोपियन यूनियन बनाई गई, यूरोप की जितनी कंट्रीज हैं उनकी जो एक यूनियन, एक सभा बनाई गई, उसका हेडक्वार्टर भी इन्होंने ब्रुसेल्स रखा, कि यार इन लोगों को काम करना आता है, इन्हें पावर मैनेज करनी आती है, शेयर करनी आती है, कोई एक आदमी अपने हाथ में पावर लेकर मनमानी नहीं करेगा। ओके, दैट वाज योर फर्स्ट चैप्टर का पहला एग्जाम्पल। नाउ द सेकंड एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका। इंडिया के पास का है, रावण वहीं रहता था, रावण की लंका, करेक्ट। अब श्रीलंका की प्रॉब्लम क्या है, इसकी जो डेमोग्राफी है उसमें मैक्सिमम एरिया में सिन्हाला स्पीकिंग है, मतलब मेजोरिटी में वो है 74%, और इनका रिलीजन है बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं। 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल। इंडियन तमिल इज जो इंडिया से काम के लिए श्रीलंका में सेटल हो गए, और कुछ श्रीलंकन जो वहीं पर रहते हैं, मतलब दे बेसिकली तमिल लैंग्वेज स्पीकिंग। 8% क्रिश्चियंस हैं। अब इन सब में प्रॉब्लम ये थी कि किस तरीके से इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर सिन्हाला स्पीकिंग बना रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी कंट्री के हित में बनाएंगे। तो हुआ क्या, इस कंट्री में 1948, 1956 और 1980s में बहुत लड़ाइयां हुई, जिससे हम कहते हैं सिविल वॉर हुई। ठीक है, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें सिन्हाला स्पीकिंग जो लोग थे उनका फेवर किया गया, उन्हें मेजोरिटी दी गई। मेजोरिटी कैसे दी गई, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी उन सब में उन्हें फेवरेटिज्म दी गई, जो भी परमानेंट जॉब्स थी या पेंशन स्कीम्स थी उन सब में इन्हें मेजोरिटी दी गई। इन्हें हर जगह रिजर्वेशन दिया गया, सीट्स रिजर्व की गई, चाहे एजुकेशन हो चाहे जॉब, किसी भी चीज में। अब जब सिन्हाला को इतना पावर मिला तो ऑब्वियसली तमिल सप्रेस होते गए। जब वो सप्रेस होते गए तो उन्होंने दोबारा से दंगे किए। तो दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें कहा कि यार तमिल जो है तो थोड़ा सा रिजर्वेशन देते हैं। ठीक है, सिन्हाला तो रहेंगे मेजोरिटी में, बट तमिल को रिजर्वेशन दिया जाएगा, कुछ 2% या 3%। बट ऑब्वियसली तमिल की पॉपुलेशन ज्यादा ही थी, देखा जाए 13% भी बहुत होती है एरिया की। तो इन्होंने फिर बोला कि यार ऐसे नहीं होता। सिन्हाला ने बोला यार ऐसे नहीं होता, हमारे एरिया हमें मिलना चाहिए। तो फाइनली 1980s में इतने दंगे होने के बाद इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन दिया गया, बट अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन इन्हें रिजर्वेशन क्या सीट दी गई, कि हाँ तुम्हारी इतनी सीट्स हैं, तुम्हारी इतनी सीट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिन्हाला स्पीकिंग लोग और तमिल स्पीकिंग लोगों ने रिजर्वेशन जो है उसे हटाकर अपनी इक्वल पावर शेयरिंग रखी। That was your first chapter. This is your second chapter, federalism. अब फेडरलिज्म नाम इतना भारी लगता है कि हमें याद नहीं रहता है, बट फेडरलिज्म का मीनिंग बहुत सिंपल है। ये एक सिस्टम है किसका, गवर्नमेंट का, जिसमें पावर को हमने डिवाइड किया है। अब डिवाइड किया तो दो लोग के बीच तो की होगी, किसके बीच किया है, एक सेंट्रल अथॉरिटी के और उसके नीचे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके बीच में। ठीक है, दैट इज योर बेसिक फेडरलिज्म। नाउ कुछ वर्ड्स फेडरलिज्म से रिलेटेड, फेडरेशन, यूनियनिज्म, यूनिटिज्म, कॉन्फेडरलिज्म, फेडरल, फेडरेशन, कहीं पर भी इनमें से कोई भी वर्ड आता है सब इक्विवेलेंट है, सिनोनिम है, एक अर्थ वाले शब्द हैं विद फेडरलिज्म। ठीक है, एनी वर्ड
सब कुछ जो भी होगा बस समझ लेना, इन सबका मतलब फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम है, किसका है? गवर्नमेंट का है, जिसे डिवाइड किया है किसके बीच के? सेंट्रल अथॉरिटी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। नाउ यूजुअल लेवल ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के दो लेवल पड़ते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट पूरी कंट्री की जो है, ठीक है, वो पहला लेवल है, और वो काम किस लिए करेगी? वो पूरी कंट्री के लिए करेगी, क्योंकि वो कंट्री की गवर्नमेंट है, सेंट्रल अथॉरिटी है। दूसरा लेवल, गवर्नमेंट जो स्टेट्स में है या प्रोविंसेस में है, वो रोजमर्रा के जो काम होते हैं उन्हें देखती है कि आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है, इस महीने का मुझे क्या देखना है। बेसिकली अगर आप घर की बात करो तो घर में जो पहले लेवल पर होते हैं सबसे बड़े घर के, वो पूरी फैमिली का नजर देखकर चलते हैं कि यार सब एवरीबडी इज हैप्पी, सबको सब मिल रहा है। लेवल 2 क्या होता है? लेवल 2 होता है हमारी मम्मियां, जो रोज रोज का देखती है, आज सुबह उठकर खाना भी मिलना चाहिए, फिर दोपहर का खाना भी होना चाहिए, कपड़े भी होने चाहिए, ठीक है सर, ऑल द वर्क, दैट इज लेवल 2। अब लेकिन दोनों को जो भी पावर दी गई है, लेवल 1 को और लेवल 2 को, दोनों को अलग अलग पावर दी गई, इनकी अपनी अलग पावर है, लेवल 2 की अपनी अलग पावर है। अब ये थोड़ी कि लेवल 1 जाके लेवल 2 का काम कर रहा है, नहीं, ये लेवल 2 बैठ कर नहीं, आज तो मैं लेवल 1 बन जाऊंगी, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सो दीज आर यूजुअल लेवल्स ऑफ योर फेडरेशन, की अपनी आइडेंटिटी तो है लेकिन अलग अलग लेवल पर, और अपनी पावर भी अपने अपने लेवल के हिसाब से। टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, अब हमारी कंट्री में दो टाइप ऑफ, हमारी कंट्री में नहीं, बेसिकली हम पढ़ते हैं दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरा होता है फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। यूनि, कहीं पर भी स्टार्टिंग में वर्ड आता है यूनि, इसका मतलब है वन। जहां आता है बाई लिखा हुआ, इसका मतलब होता है टू, ठीक है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट, करेक्ट। या तो इसका एक लेवल होगा, और अगर एक लेवल है, उससे ज्यादा कोई लेवल दिख रहे हैं तो उसके सब लेवल होंगे, जैसे आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज होती है, यूनिट 1, उसके पीछे 1.1, 1.1 ए, तो ये जो होते हैं ये सब लेवल्स होते हैं, और ये आपका मेन लेवल होता है, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक लेवल होगा और उसके सब लेवल्स होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट के लिए, और प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को वो ऑर्डर मानना पड़ेगा जबरदस्ती, ठीक है। दूसरा आता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में एक से ज्यादा लेवल्स होते हैं, ठीक है, मोर देन वन लेवल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट सजेस्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, यार तू मेरी बात मान, ऐसे काम करना चाहिए। बट स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अलग पावर होती है, इट्स ओन पावर, ठीक है, वो आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होगी। अभी हमने फेडरेशन पढ़ा था वर्ड, फेडरेशन, ठीक है, मतलब दो लेवल से ज्यादा है, फेडरल वर्ड आ गया उसके साथ, ठीक है, दो लेवल से ज्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर होते हुए, लेवल 1 पर होते हुए अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, ठीक है। बट अगेन, ये गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट, ये दोनों आंसर एक ही चीज को करती हैं, टू द पीपल, ठीक है, दे हैव टू वर्क फॉर द पीपल, दे हैव टू आंसर टू द पीपल, ओके। नाउ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके डायरेक्ट पॉइंट्स लिख सकते हो, इसमें कोई डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं होती, जस्ट राइट, मैंने यहाँ पर शॉर्ट सेंटेंसेस लिखे इनडायरेक्ट आपको याद करने के लिए, आप इसे बस याद करके प्रॉपर सेंटेंसेस लिखना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव रिटन 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, इन फेडरलिज्म देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट प्लीज पूरा लिखना, शॉर्टकट मत लिखना प्लीज, ठीक है। टीचर की कभी कभी ईगो हर्ट हो जाती है शॉर्टकट में, ओके। सो राइटफुल फॉर्म्स, पहला, दो या उससे ज्यादा गवर्नमेंट के लेवल होंगे। तीसरा, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सिटीजन बट इन देयर ओन जुरिस्डिक्शन, मतलब ओके, अगेन सेंटेंस मुश्किल हो गया, डिफरेंट टायर, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, तो इन 3 लेवल को हम बोलते हैं 3 टायर गवर्नमेंट, ठीक है। टायर इज बेसिकली लेवल, ठीक है। अब डिफरेंट टायर, अलग अलग जो लेवल है उसके सिटीजन जो होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट अलग होती है, और हर किसी का अपना अलग दायरा होता है, पावर होती है, ठीक है। अपना अलग दायरा और पावर होने का मतलब है ओन जुरिस्डिक्शन, स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो भी हम काम कर रहे हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हम काम नहीं कर सकते हैं। चेंज रिक्वायर कांस्टेंट ऑन बोथ लेवल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे चेंज आना जरूरी हो गया है, ठीक है। कोर्ट हैज पावर टू इंटरप्रेट, अब इन्होंने अपने सारे काम कर लिए, बट कोई तो नजर रखेगा, ठीक है, तो वो कौन रखता है? कोर्ट रखता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, अब स्टेट गवर्नमेंट का सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब पैसा, ठीक है, फाइनेंशियल मतलब पैसा, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? जो भी पैसा आ रहा है वो स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है, इनकी बीच में
इनकी मांडवाली होती है कि तू मुझे इतना परसेंट देगा कि मैं कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो मांडवाली होती है, ठीक है, वो अलग टर्म्स होती हैं। सो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स और सेंटेंसेस में लिखना। टाइप ऑफ फेडरेशन, अब दो टाइप की फेडरेशन होती है, हमने यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट भी पढ़ ली है, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरेशन दो टाइप की क्या होती है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। पढ़ने में तो लगता है एक ही मतलब है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, ज्यादा नहीं। कमिंग टुगेदर, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर, ठीक है, मतलब सब इंडिपेंडेंट है लेकिन सब साथ आगे, चल ठीक है। बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड आइडेंटिटी, सोवरेनिटी अपनी अपनी पावर और आइडेंटिटी सब मिलजुल कर आ गए, चलो हम सब बराबर हैं, सब एक थाली में खाना खाएंगे, सब बराबर है। स्टेट और सेंट्रल हैव इक्वल पावर, स्टेट पर भी जो पावर है सेंटर के पास भी, दोनों के पास बराबर पावर है। मतलब कमिंग टुगेदर में हम किसी के साथ ये नहीं कहते तेरे पास कम पावर है ज्यादा, सबके पास सेम है। होल्डिंग टुगेदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, और उस पावर को डिवाइड किया है अमंग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर मतलब मैं हूं पप्पा, ठीक है, मैं तुम सबको लाइन पे रखूंगा, मेरे पास पावर है, दे रहा हूं मैं तुम्हें पावर, लेकिन मैं अपनी मर्जी से पावर दे रहा हूं, ठीक है, मतलब लगाम पकड़ी हुई है। कमिंग टुगेदर सब बराबर है, होल्डिंग टुगेदर लगाम पकड़ के रखी हुई है, ठीक है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एज अ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब हर स्टेट की अपनी अलग आइडेंटिटी है और हर स्टेट अपना खुद का कह सकती है, और उन सबको मिलाकर इन सबका यूनियन करके इंडिया बनाया गया है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म बट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। हमारी कंट्री जो है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे ही काम कर रही है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन तो नहीं लिखा है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, किसका, लेजिस्लेटिव पावर का। लेजिस्लेटिव का हमने मतलब बताया था क्या है, टू मेक लॉज, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने की पावर्स दी गई है, यूनियन गवर्नमेंट को अलग दी है और स्टेट गवर्नमेंट को अलग दी है। देखो जो स्टेट होती है अपने एरिया में होती है, ठीक है, उसका अलग डेमोग्राफी होता है, उसका अलग क्लाइमेटिकल कंडीशन होता है, उसकी अलग टाइप के लोग की पॉपुलेशन होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट पर यूनियन गवर्नमेंट वैसे भी रूल नहीं कर सकती है। सो इसलिए दोनों के पास अपनी अपनी पावर। लेजिस्लेटिव पावर्स, अब लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं, जब हमने बात कर ली कि दोनों के पास अपनी अलग पावर्स हैं, हमने लेजिस्लेटिव पावर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर न्यूक्लियर डील्स, योर एटॉमिक पावर प्लांट्स, या डिफेंस स्ट्रक्चर, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये सब आपका यूनियन लिस्ट में आएगा। स्टेट लिस्ट में क्या आएगा, जो स्टेट और लोकल के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भैया हमारी कंट्री में, हमारे स्टेट में बहुत गर्मी पड़ती है, तो हमें गर्मियों में राहत चाहिए, हमारे यहाँ कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए। लेकिन हिमाचल वाले बोलेंगे यार हमारे यहाँ तो भाई धूप ही नहीं आती है, तो हमें तो भैया ठंड में चाहिए, हमारे यहाँ तो ठंड के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, वो स्टेट इंपॉर्टेंस पर आ जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट, सी फॉर कॉन्करेंट, सी फॉर कॉमन। जो भी चीजें सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कॉमन होती है वो कॉन्करेंट में आती है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन या लिटरेसी, ठीक है। अब लिटरेसी रेट या एजुकेशन कंट्री एज अ होल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो कॉमन टॉपिक आ गया, वो आ गया आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। दूसरा टॉपिक आता है आपका हेल्थ, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, तो वो यूनियन में भी आता है, स्टेट में भी आता है, तो सबने काउंट कर लिया कॉन्करेंट में, ठीक है। अब जो हमारे फोर फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है, उन्हें ये पता था कि इंडिया मॉडर्न होगी, ठीक है, डेवलपमेंट आएगा, आपका इंटरनेट आएगा जिसपे बच्चे बहुत टाइम खराब करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ लॉज आने चाहिए, ठीक है। अब ये तो उस टाइम 1947 में नहीं पता था, करेक्ट, तो इसलिए उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टॉपिक रखा जिसे कहते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब जो नए नए डेवलपमेंट टॉपिक्स आते हैं, आपके लेबर लॉज आ गए या फिर आपके इंटरनेट के लॉज आ गए, ट्रैफिक के लॉज आ गए, ठीक है, उन सबको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में रखा, और ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है, ये यूनियन लिस्ट के अंडर काउंट होते हैं। क्लियर, चलिए आगे। जे&के, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, चंडीगढ़ एंड जितनी भी यूटीज है, इन सबके पास स्टेट की कोई पावर नहीं है, इसलिए तो हम इसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है और ये यूनियन टेरिटरी मतलब यूनियन का ही पार्ट है, बट इनके पास स्टेट की पावर नहीं है। तो पावर कौन रखता है इनके ऊपर रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे पावर रखती है और इन सब यूटीज का जो हेड होता है उसे हम
लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। अब जो भी स्टेट्स होती हैं हमारी, उसका हेड कौन होता है? गवर्नर होता है। गवर्नर के नीचे चीफ मिनिस्टर होता है। अब जब ये तो स्टेट का है, ठीक है, स्टेट, जब स्टेट की पावर ही नहीं दे रखी हमने, तो गवर्नर की पोजीशन भी नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर की भी नहीं होगी, तो क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे रिपोर्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा। अब इन ड्यूटीज में भी हमने एक एक्सेप्शन रखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, करेक्ट। दिल्ली में आपके पास गवर्नर भी है और चीफ मिनिस्टर भी है, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन पावर शेयरिंग। इनके पास पावर शेयरिंग में चेंजेस कैसे आते हैं? जो भी चेंज मुझे लाना है पावर शेयरिंग में, कि मुझे इससे पावर ज्यादा देनी है, इसकी पावर चेंज करनी है, इन सबके लिए दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी में से पास करना पड़ेगा, और रैटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ 1/2 हाफ ऑफ टोटल स्टेट। अगर बाई चांस मुझे किसी एक स्टेट में कोई चेंज करना है पावर शेयरिंग में, कि यार इसके पास इतनी पावर नहीं आनी चाहिए या मुझे इससे ज्यादा पावर देनी चाहिए, तो जितने भी हाउसेस हैं उस स्टेट में, उसके 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, उसे पास करना है। और स्टेट लेजिस्लेचर, 2 हाउसेस कौन से हैं? स्टेट के हाउसेस नहीं है ये लोकसभा राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और रैटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। लेजिस्लेचर, अब देखो इसमें पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता इसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट, हमारे जो कंट्री, उसमें एक हेड है, ठीक है। हेड कौन है? हमारा प्रेसिडेंट, करेक्ट। कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। अब जो हेड होता है किसी भी फैमिली का, उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे प्रेसिडेंट जो है उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हम प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड भी कहते हैं, जो आपने एक्चुअली 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। नॉमिनल नाम का हेड, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसकी सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, इसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब प्रेसिडेंट के बाद आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट एंड देन प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो कि हमने इलेक्ट की हुई है, करेक्ट। अब ये जो भी काम करता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या इसके नीचे कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, इन सबको काम कहाँ, इनका काम कहाँ जवाबदारी होता है? वहां होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट होता है। अब हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, करेक्ट। ये तो हमारी कंट्री का, यूनियन गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो गया। अब यही चीज अगर हम स्टेट में करें तो क्या होगा? स्टेट में आ गया आपका गवर्नर, सीएम, सीएम के नीचे इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब स्टेट का पार्लियामेंट कौन सा होता है? स्टेट का पार्लियामेंट होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एक हाउस होता है ये। अगर किसी स्टेट के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, उसकी नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, सिंपल, तो उसके स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 8 स्टेट्स में है, बाकी सब स्टेट्स में एक हाउस है या यूनि हाउस है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी में पास होना है, वो होगा इन 2 हाउसेस का, लेकिन हम हाफ की बात कर रहे हैं ऑफ द स्टेट, वो होगा इसकी बात, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात। नाउ हाउस फेडरलिज्म प्रैक्टिस, 3 तरीके से हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। पहला, लिंग्विस्टिक स्टेट। अब कोई भी स्टेट जो है उसमें 100% उसकी लैंग्वेज नहीं होगी, तो हमने कुछ लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई कर दिया है। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी, अगेन सेम थिंग। हमारी कंट्री में लैंग्वेज के डायलेक्ट बहुत निकलते हैं, हर 20 किलोमीटर पर बोली के ना लहजा चेंज हो जाता है, बोली वही है लेकिन लहजा चेंज हो जाता है, किसी का किंगे और उंगे हो जाता है, करेक्ट। तो उसी तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है आपका गुजरात या राजस्थान या महाराष्ट्र या गोवा। अब कर्नाटका में और केरला में और तमिलनाडु में, इन सब में भी बोली अलग है भाई, इनकी तो लैंग्वेज ही अलग है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट है कि लैंग्वेज के बेसिस पर हमने स्टेट की वो डिमार्केशन की है। लैंग्वेज पॉलिसी ये कहती है कि भाई ठीक है, हमने कुछ लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज की हैं। तीसरा, सेंटर स्टेट रिलेशन, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली में बैठती है वो, ठीक है, उसके रिलेशंस कैसे हैं हमारी 28 स्टेट्स के साथ, ठीक है। इस तरीके से फेडरलिज्म हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत बड़ा वर्ड है, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। डी सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर से हमने कुछ तो लिया होगा, डी आया है तो देवडी वाला डी, ठीक है। हुआ क्या था, जब हमारा गवर्नमेंट बनी थी, हमारी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में, तो हमारी कंट्री में सिर्फ 2 टायर गवर्नमेंट थी। 2 टायर कैसे? एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक थी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब
डिसेंट्रलाइजेशन आया 1990s के बाद। 1990 के बाद जब डिसेंट्रलाइजेशन, तो हमने थोड़ी सी पावर सेंट्रल से ले ली, थोड़ी सी स्टेट से ले ली, और हमने एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, या हम उसे कहते हैं पंचायती राज। इसीलिए 1990 से पहले जितनी भी आपकी खाप पंचायत थी, ये जो सरपंच होते थे उन्हें भगवान मानते थे, खाप पंचायत बहुत इंपॉर्टेंस में रहती थी, ठीक है। इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से हमने नया लेवल बनाया। नाउ डेफिनेशन क्या है? पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। आई सेड द सेम थिंग, बस वो थोड़ा इंग्लिश में हमने सेंटेंस चेंज कर दिया। 1992 में एक अमेंडमेंट आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट मतलब चेंज, ठीक है, थोड़ा 19-20 का फर्क कर रहे हैं हम किसी भी लॉ में। 73 और 74 अमेंडमेंट आया था, उसमें ये कहा था हम एक नया लेवल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें रेगुलर इलेक्शंस होंगे, ठीक है, उसमें कुछ सीट्स रिजर्व रहेंगी SC ST और OBCs के लिए। 1/3 पोजीशंस जो हैं वो फीमेल्स के लिए रिजर्व की जाएंगी, जिससे कि विमेन की अपलिफ्टिंग हो। क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसी के अंडर स्टेट का इलेक्शन कमीशन क्रिएट हुआ, जो कि हमारी कंट्री में एक ही इलेक्शन कमीशन था इससे पहले सेंटर पे, फिर ये स्टेट पर आया। स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यूज विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी सी जो पावर ली कि उसे बोला पावर के साथ साथ पैसे भी तो दे भाई, रेवेन्यू भी तो दे, तभी तो काम करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमारी जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसे हमने पंचायती राज के नाम से बोलना लगे, ठीक है। यही समझाया था डिसेंट्रलाइजेशन में, इससे पावर ली, इससे पावर ली और नई पावर बना दी, ठीक है। ये कब हुआ? 1992 में। कौन से अमेंडमेंट थे? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है उसे हमने बोला हमारे पास 3 टायर गवर्नमेंट है, 3 लेवल की गवर्नमेंट है, ओके। पीपल में विलेज जो होते हैं, जो विलेज, वो लोग इलेक्ट करते हैं पंच को, जिसे प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं पंचायत और एक विलेज का, या सरपंच भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर एक एरिया है वहां पर 10 गांव हैं, 10 गांव के जितने पंच या सरपंच हैं उन सबको मिलाकर उन सब हेड्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे हफ्ते में, पूछने के लिए तुम्हारे गांव में क्या हुआ है, उस जगह को बोलेंगे ग्राम पंचायत, कि विलेज की पंचायत, करेक्ट। अब विलेज की पंचायत 20-25 विलेज के सब पंचायत के हेड्स को लेकर आओ, सबको एक साथ बैठाओ और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उसे बोलेंगे पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, ठीक है। उसके बाद उन सबको और इकट्ठा करते जाओ, उसे कहते हैं जिला परिषद। अब सपोजिटली दिस इज 1 2 3 4 5, 5 गांव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 गांव गए। इसका सरपंच है A, इसका सरपंच है B, इसका सरपंच है C, ठीक है। इन तीनों ने आपस में आकर बैठे, एक जगह बैठे, उसे बोला ग्राम पंचायत। मतलब इन तीनों को अपने विलेज का पूरा हिसाब देना है कि भाई कितना खर्चा हुआ, क्या जरूरत है, किन चीजों की मतलब रिक्वायरमेंट है, जिससे कि लोगों की लाइफ बेटर हो, बेसिक लाइफ नेसेसिटीज मिले, ठीक है। तो जब ये एक जगह, इसे बोला ABC। अब इसी तरीके से और भी ग्राम पंचायत होंगी, जैसे होगी XYZ PQR, करेक्ट। अब ये जो XYZ PQR है, इन्हें एक जगह सेशन में बुलाया गया, तो उसे बोलते हैं हम पंचायत समिति, ठीक है। अब यही पंचायत समिति मिलकर बनता है जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट। जो आपके डिस्ट्रिक्ट होगी वो अलग अलग पंचायत समिति अलग अलग ब्लॉक्स को मिलकर बनी है, ठीक है। नाउ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल और अर्बन की अलग होती है। रूरल मतलब विलेज, गांव, फॉरेन में इसे कहते हैं कंट्री साइड, ठीक है, सेम मतलब है इनका, कंट्री साइड। रूरल में आती है आपकी सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर ग्राम समिति और फिर जिला परिषद। अब इसी को हमने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू 1992 में क्रिएट की थी, उसमें अर्बन में भी हमने लेवल ऐड किया होगा। अर्बन में क्या है? म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज आती हैं या नगर निगम आता है, ये सब इनके अंडर आता है, काउंसिल और कॉर्पोरेशन के अंदर, ठीक है। नाउ रीजंस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। अब हमें डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत क्या थी? जो लोकल पीपल हैं दे हैव नॉलेज ऑफ लोकल प्रॉब्लम, ठीक है, आपके एरिया में आपको प्रॉब्लम पता होगी, तो उस चीज को ऊपर वालों को कैसे बताएंगे, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट फंड देती है तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि नीचे कहाँ कितना पैसा लगेगा। जब लोकल गवर्नमेंट बनेगी तो उन्हें आइडिया लगेगा, उस हिसाब से वो पैसा उस पर स्पेंड करेंगे, ठीक है। लोकल पीपल हैव नॉलेज ऑफ लोकल प्रॉब्लम, बेटर आइडिया ऑफ वेयर टू स्पेंड द मनी, करेक्ट। कॉमन सिटीजन इन्वॉल्व होता है इन डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ये बिल्कुल बेस लेवल पे स्टार्ट हो रहा है।
पीपल कैन अप्रोच टू लोकल गवर्नमेंट। अब हम जा सकते हैं, नगर निगम के पास जा सकते हैं, या हम डीएम के पास जा सकते हैं, या हम डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये वाला लेवल नहीं होता तो हम कहाँ जाते हैं? हम सीएम के पास जाते, सीएम सुनेगा हमारी, उसके हम ऑफिस के बाहर भी नहीं जा सकते, करेक्ट। तो इसलिए नया लेवल बनाने की जरूरत थी। इट इंश्योर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो हमारा जो लोकल लेवल है उसके लिए तो काम हो ही नहीं रहा था, विच मीन लोकल गवर्नमेंट 1992 में बनी है, जिसकी वजह से हमारी पूरी गवर्नमेंट की जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है वो एप्लीकेबल हुई है। अगला चैप्टर है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर दो होते हैं, मेल फीमेल, तीसरे जेंडर पे हम नहीं जाएंगे। रिलीजन बहुत सारे हैं, कास्ट बहुत सारी, कास्ट की भी कास्ट है हमारे पास। तो नेक्स्ट, जेंडर डिविजन, सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर होता है हमारी कंट्री में। सेक्सुअल दो, विमेन एंड मेन। विमेन घर का सारा काम करती है, लेकिन उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है, ठीक है। सबसे मिनिमम रोल है फीमेल्स का पब्लिक लाइफ में और पॉलिटिक्स में, लेकिन आज के डेट में ऑफ कोर्स इट इज चेंजिंग। लेट्स टॉक अबाउट मेन। जितना भी घर के बाहर का काम होता है वो सब आप ही करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आदमी को पैसे दे दो उस काम के लिए, घर के काम के लिए, तो घर के काम भी करते हैं। विच मीन्स अगर शेफ है उसे पैसे दे दो तो वो बहुत बढ़िया खाना बनाएगा। साफ सफाई के लिए अगर आप पैसे दे दो तो अर्बन क्लास जैसी कंपनी खड़ी कर लेते हैं। सो बेसिकली फीमेल जो काम करे उसे पैसे मत दो, वो तो उसका काम है, बट मेल गेट पेड, दे डू ऑल द वर्क। अब इस वजह से इट लीड्स टू फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन, मतलब सोशल सोसाइटी में एक डिविजन हो जाता है, जो कि नेचुरल बेसिस पर भी, बिकॉज ऑफ द मेल एंड फीमेल थिंग, एंड इट इज अनचेंजेबल। हम कितना भी कोशिश करें, इट इज नॉट बी चेंज्ड। इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टेरियोटाइप्स, कि लोग क्या सोचते हैं, पुराने जमाने में क्या होता था, अब क्या होता है। आज की डेट में बायोलॉजी मैटर नहीं कर रही है मेल फीमेल की, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल, ओके। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है? सोशल मूवमेंट दैट एम एट एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। कोई भी मूवमेंट जो इक्वालिटी की बात करता है फीमेल और मेल के बीच, उसे हम फेमिनिज्म कहते हैं, ठीक है। विमेन ऑपरेशन, विमेन बहुत सारी चीजों में ऑपरेस हुई हैं। पहली, लिटरेसी रेट, विमेन का आज भी 65.46% और मेन का 82.14%। जॉब्स में सेम जॉब के लिए मेल को ज्यादा सैलरी मिल रही है और फीमेल्स को कम मिलती है। वेजेस में, पैसों में, अगेन पैसे कम मिलते हैं। सेक्स रेशियो, फीमेल का सेक्स रेशियो कम है, मेल का ज्यादा है। सोशल इविल, डोमेस्टिक वायलेंस कह लो, डाउरी कह लो, पुराने जमाने में सती होती थी, चाइल्ड इंफेंटिसाइड होता है, तो कहीं ना कहीं सोशल इविल भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। विमेन का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आज तक विधानसभा में 5% से ज्यादा नहीं हुआ है और लोकसभा में 12% से ज्यादा नहीं हुआ है। तो जब रूल्स बनाने में ही फीमेल्स ही नहीं है, तो फीमेल्स के बेटरमेंट के रूल्स कैसे बनेंगे? अब आता है कम्युनलिज्म। एक्सट्रीम एंड पार्टीसियन अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए एक्सट्रीम कट्टरवादी सोच, वो कम्युनलिस्ट होते हैं, ठीक है। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है? when एक रिलीजन ने दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट कुछ किया या करा, उसे वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब एक रिलीजियस ग्रुप ने कुछ डिमांड की कि भाई मेरे साथ तो ऐसा होना चाहिए, दूसरे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, व्हेन गवर्नमेंट ने उसी चीज को यूज करके अपनी पावर यूज की और एक ग्रुप की डिमांड पूरी कर दिया, दूसरे की नहीं की, वहां होगी। इस सबको हम कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, रिलीजन जो है हमारी सोसाइटी के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। द फॉलोअर्स ऑफ अ रिलीजन मस्ट फॉर्म वन कम्युनिटी। एक रिलीजन, अब एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स ने भी तो रिलीजन की बेसिस पे बंटवारा किया था इंडिया का, मुस्लिम्स और हिंदू के, क्या फायदा हुआ? इंडिया में आप एक लाइन ऐसे डिमार्केट नहीं कर सकते हो कि एक तरफ हिंदू है और एक तरफ मुस्लिम्स है। एवरीवेयर वी हैव मिक्स्ड कॉम्पोजिशन, okay, their fundamental interests are the same। रिलीजन में अगर आप देखें, किसी भी रिलीजन में सबके इंटरेस्ट सेम होते हैं, that God is one and God does not want anybody to do anything wrong, ठीक है। Why is the theory wrong? ये जो थ्योरी दी गई थी
वो गलत क्यों थी? आज की डेट में अगर बात करें तो हर किसी की सेम इंटरेस्ट नहीं है और सेम एस्पिरेशंस नहीं है, सोच सेम नहीं है, जो हम करना चाहते हैं वो सेम नहीं है। अगर सेम होता तो टेररिज्म क्यों होता? करेक्ट। एवरीवन हैज डिफरेंट आइडेंटिटी एंड चॉइसेस। अब हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 1000 तरह के भगवान है और हर भगवान की अलग प्रीचिंग है, ठीक है? तो हर किसी का डिफरेंट आइडेंटिटीज और चॉइसेस हो जाती हैं। स्टेप्स टेकन टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए कम्युनलिज्म को बैट करने के लिए, मतलब उसे कम करने के लिए? इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेक्युलर, मतलब कोई एक धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, कि ऑफिशियली इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है या किसी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं। जैसे हम कहते हैं कि एक स्टेट की लैंग्वेज है, जैसे गुजरात की गुजराती है, वैसे किसी स्टेट का रिलीजन हम नहीं बोलते हैं। एवरीवन इज फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोस्पेरिटी किसी भी रिलीजन के लिए। आप आज कोई भी रिलीजन चेंज करना चाहते कर लो, फिर उसे परसों चेंज करना चाहते कर लो, आपके पास पूरी लिबर्टी है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। आप रिलीजियस बेसिस पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें क्लियर लिखी हुई है, सेक्युलर स्टेट और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना। कास्ट इनइक्वालिटी, ये तो हो गया रिलीजन। अब कास्ट के बारे में बात करते हैं। मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप फॉर्म द सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन married within the caste group do not eat with many members from any other caste group। पुराने टाइम में अगर बात करें तो एक आदमी अगर यहाँ बैठा है और ये अपर कास्ट का है, तो जो छोटी कास्ट का है वो उसके साथ नहीं बैठ सकता है। तो इस वजह से ये जो डिस्पैरिटी है, जो इनइक्वालिटीज है, नो मैटर ही इज अर्निंग वेल, ही हैज अ गवर्नमेंट जॉब आल्सो, फिर भी ये जो डिस्पैरिटी है इसे हम कास्ट इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है? कि एक ही धर्म में शादी करनी, एक ही कास्ट में शादी करनी है, एक ही कास्ट में रहना है, ठीक है? हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस दे कीप इन माइंड द कास्ट, द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब एक बात बताओ, सपोजेडली एक कॉलोनी है, ठीक है, इसमें 10 शर्मा रहते हैं, ठीक है, 10 जाट रहते हैं, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेटिव एक वो कर रहा है, what से पंजाबी कर रहा है, ठीक है? अब पंजाबी इज रिप्रेजेंटेटिंग दिस कंप्लीट कॉलोनी, तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे हेल्प करेगी कि हाँ चल हम तेरे को फेवर कर रहे हैं? सपोजिटली 10 शर्मा है, 20 जाट कह लो, अगर 10 शर्मा में से एक शर्मा भी खड़े को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये कॉलोनी उसकी सुनेगी? नहीं सुनेगी, क्योंकि मेजोरिटी किसकी? एक जाट की। सो एक जाट को बिठाएंगे कि तुम रिप्रेजेंट करोगे इस एरिया को, और उस जाट को सपोर्ट कौन देगा? अलग अलग पार्टीज उसे सपोर्ट देती है। ये है हमारा पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करता है एरिया को, ठीक है? कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इंडियन सिलेक्शन। ये भी कहा जाता है कि कास्ट अकेले डिटरमाइन नहीं कर सकती। कैसे? नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी क्लियर मेजोरिटी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्लियर मेजोरिटी एक कास्ट की नहीं है, ठीक है? नो पार्टी विंस द वोटर्स ऑफ ऑल द वोट्स ऑफ अ कास्ट। कोई भी पार्टी अपने ही कास्ट के सेम वोट सारे नहीं जीतती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? चॉइस ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स को चॉइस बोलती है कि अपने कास्ट को फोर्स, अपने कास्ट को ही वोट करो या अपने कास्ट के फेवर में जाओ। ध्यान रखिए, इंडिया इज एजुकेटेड एंड डेवलपिंग कंट्री, सो ऑफ कोर्स पीपल डू नॉट go for such choices. Voters attachment to his party, वोटर्स की अटैचमेंट अपनी पार्टी से ज्यादा काम से होने लग गई है आज की डेट में, अगर देखा जाए तो, ठीक है? नेक्स्ट, द आउटकम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट। आउटकम क्या हुआ? इतना पॉलिटिकल, देखो कास्ट और पॉलिटिक्स अलग है, ठीक है, बट जब भी कास्ट को पॉलिटिक्स में डाला जाता है, सो ऑब्वियसली देयर आर इनइक्वालिटीज एंड देयर आर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस आल्सो। तो उसका आउटकम कैसे है? प्रोवाइडेड स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप टू डिमांड देयर शेयर, ठीक है? अब इसी तरीके से जब महात्मा गांधी थे तो उन्होंने अनटचेबिलिटी को मना किया था, उन्होंने हरिजन्स को लाया था लोगों को, उन्होंने बोला था यार ये भी तो बच्चे हैं भगवान के, तो व्हाई डोंट वी गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उनको भी एक सोशल ग्रुप प्रोवाइड किया गया जिससे कि उन्हें भी थोड़ी पावर दी जाए। It has helped them to fight
फॉर सोशल इनजस्टिस। हमारी कंट्री में जो भी पुराने टाइम से सोशल इनजस्टिस आता जा रहा है उससे लड़ने की हिम्मत दी है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इज नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। अगेन डेमोक्रेसी इज वी द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो अगर कास्ट बेस्ड कंट्री, पहली बात तो एक कॉमन कास्ट है नहीं इंडिया की, ठीक है, इसीलिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी डेमोक्रेसी की अच्छी नहीं होगी। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक पॉवर्टी। पॉवर्टी इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो। लिटरेसी इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो। अनएम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो। उसे छोड़कर कास्ट पे चलने लग गए। इट कैन ऑल्सो लीड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस। इन सब का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है राम मंदिर का, ठीक है। वहां कास्ट ही तो आई, रिलीजन ही तो आया, इसलिए इतने सालों तक देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन एंड वायलेंस। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज योर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, हर दूसरे गली में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। होती क्या पॉलिटिकल पार्टी? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो एक साथ आते हैं कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन और पावर होल्ड करते कहां पर? गवर्नमेंट में, जिससे कि गवर्नमेंट में फंक्शन कर सके। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जिससे कि सोसाइटी जो है उसमें एक कलेक्टिव गुड प्रमोट कर सके, सोसाइटी में अच्छा कर सके। कलेक्टिव गुड का मतलब है अच्छा कर सके, ठीक है। पार्टी आइडेंटिफाई कैसे होती है? पॉलिसीज इट सपोर्ट, कि वो क्या क्या पॉलिसी करती है। हुज इंटरेस्ट इट सपोर्ट, किसके फायदे की बात कर रही है। अगर इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी आई वो नहीं यूएस अच्छा है, यूएस की पॉलिसीज के हिसाब से काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी हमारी कंट्री में चलेगी नहीं, ठीक है। थर्ड, विच पार्टी स्टैंड्स फॉर, कि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट खत्म करने की बात कर रहे हैं। इससे हम पार्टीज आइडेंटिफाई करते हैं सोसाइटी में। कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तीन कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल पार्टी के। पहला है लीडर्स, जो उसके खुद के लीडर्स होते हैं, उस पार्टी के जो भी एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और तीसरे उनके फॉलोवर्स जो होते हैं या वोटर्स कह सकते हो। फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? कंटेस्ट इलेक्शन करना, कंटेस्ट मतलब इलेक्शन लड़ना, पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाना, उन पॉलिसी प्रोग्राम्स के बेसिस पे लॉज बनाना जिससे कि लोगों का बेटरमेंट हो। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, अगर जीत गए तो एक गवर्नमेंट बनाना। रोल ऑफ ऑपोजिशन, रोल ऑफ ऑपोजिशन हमारे पॉलिटिकल पार्टी में जरूरी क्यों है? जो ऑपोजिशन होता है, कहते हैं वो नजर रखता है रूलिंग पार्टी के ऊपर, वो हर उसके रूल्स के ऊपर प्रेसिडेंट देता है ना कि हमें ये पसंद नहीं, हमें वो पसंद नहीं, तो कहीं ना कहीं वो रूलिंग पार्टी को चेक में रखता है। शेप पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक ओपिनियन बता सकती है, शेप कर सकती है कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए, कि हमें ये बेटरमेंट करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी हैव एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, वो और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराती हैं, वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराती है, जिससे कि लोगों का हित हो। टाइप ऑफ पार्टीज, तीन टाइप की पार्टीज होती हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम मतलब एक ही पार्टी, जैसे चाइना एक पार्टी है, वही इलेक्शन कराती है, वही जीत जाती है, तो वन पार्टी सिस्टम वही रूल कर रही है, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम जैसे आपका अमेरिका में होता है, दो पार्टी है, ठीक है, हम दोनों में लड़ाई होती है, एक जीतता है दूसरा हारता है, दूसरा जीतता है पहला हार जाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम हमारी कंट्री, कितनी भी पार्टी बना लो, ठीक है, हम तो लड़ेंगे। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है? हमारी कंट्री में अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, एक है नेशनल, एक है स्टेट, एक है रीजनल। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कर सकते हो आप, कैसे बना सकते हो? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाकर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। एक यूनिक सिंबल यूज करना चाहिए, जो सिंबल देखकर पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कांग्रेस का या बीजेपी का। प्रपोर्शन ऑफ वोट्स इन सीट्स, उस पार्टी को क्लियरली बताना होता है कि हम किस सीट से कितने वोट्स के लिए लड़ रहे हैं। 6% वोट्स ऑफ टोटल लोकसभा या असेंबली इलेक्शन चार स्टेट्स में, या फिर चार सीट्स लोकसभा में नेशनल पार्टी ने अगर जीती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई है दोनों में से, ठीक है, तब जाकर इसे नेशनल पार्टी घोषित किया जाता है। मतलब 6% वोट, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें 6% टोटल जितने भी वोट्स पड़े उसके 6% वोट उन्हें मिले,
या फिर 4 स्टेट, किसी भी 4 स्टेट में उसकी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, और उसमें कोई 4 सीट्स, उनके थ्रू कोई 4 सीट्स उन्होंने लोकसभा में जीती हैं, तब उन्हें नेशनल पार्टी घोषित करते हैं। टोटल नेशनल पार्टी आपके बुक के हिसाब से 6 हैं हमारे कंट्री में, आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआई और एनसीपी। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कौन होती है? जिसने 6% वोट किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की है उसमें जीते, उसे उस स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। या फिर कोई भी 2 सीट्स जीती हैं, या फिर उससे कम है तो उन्हें रीजनल पार्टी कह लेते हैं। 1996 में सबसे बड़ा कोएलिशन हुआ था स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है। अब इसके अलावा हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में ऑलरेडी डिटेल में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया गया, कब वो क्रिएट हुई हैं, कब वो क्या क्या उनके मैनिफेस्टोज हैं, क्या क्या एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट फॉर राइट नाउ सीबीएसई के बोर्ड के लिए आई थिंक यू शुड जस्ट रिवाइज अ चैप्टर अदर देन गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इनमें खुद के में ही डेमोक्रेसी नहीं है, खुद के लोगों की ही बात नहीं सुनते हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब पापा का बेटा वो बनेगा, बेटे का बेटा बनेगा, बेटे की बेटी होगी वो बनेगी, कोई और नहीं आएगा हेड बनने के लिए। मनी एंड मसल पावर, मतलब जिसके पास पैसा है और ताकत है वो लीडर बन जाएगा। मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं है लोगों के पास, ठीक है। रिफॉर्म, हम किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक आता है लॉ ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब सपोजिटली ए पार्टी है और बी पार्टी, ठीक है, इलेक्शन हुआ, ए पार्टी जीत गई और इसके जीतते बी पार्टी के 2 मेंबर्स ए पार्टी में आकर ज्वाइन कर गए, तो भाई ये अलाउड नहीं है। ऐसे तो पूरी बी पार्टी के सारे लोग ए में आ जाएंगे, करेक्ट, इट इज नॉट अलाउड। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिफेक्शन कि भैया ये अलाउ नहीं है, आप डिफेक्ट नहीं कर सकते अपनी पार्टी से। एफिडेविट, एफिडेविट में लिखकर भाई सब बताना पड़ता है मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है। इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, जैसे कि गवर्नमेंट को पता रहे कि कितना पैसा इनके पास आ रहा है, कितना फाइल कर रहे हैं। असलियत कुछ और होती है, बट देन वी हैव रूल्स इन प्लेस। बाकी क्या रिफॉर्म्स हैं? लॉ टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स, हर पार्टी के इंटरनल अफेयर्स के लिए अलग लॉ बनाए हुए हैं। मिनिमम टिकट दिए गए हैं विमेन कैंडिडेट्स को भी कि भाई हाँ चलो तुम भी लड़ लो विमेन की तरफ से। स्टेट फंडिंग इलेक्शंस की क्रिएट करने स्टार्ट कर दी गई थी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पर गवर्नमेंट लोगों ने ही चुनी होती है, लोगों के लिए ही काम करती हैं और सारी पावर लोग ही देते हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेसी बेटर क्यों है? क्योंकि इक्वालिटी प्रमोट करती है लोगों के बीच, ठीक है, लोगों की डिग्निटी, हर इंसान की इंडिविजुअल डिग्निटी को एनहांस करती है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करती है, और ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का मेथड देती है। प्लस ये अलाउ करती है कि किसी ने कोई गलती की हो तो उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। Now we go to the sentences. It promotes equality among the citizens. It enhances the dignity of the individual. It improves the quality of decision making. It provides a method to resolve conflicts. It allows room to correct mistakes. ठीक है? Now, type of democratic politics practiced in different countries. अलग-अलग countries में अलग-अलग type की democracy होती है, ठीक है? अब क्यों democracy को इतना favor दिया इन्होंने? क्यों? क्योंकि they have formal constitution. जिस भी country में constitution है वहाँ democracy होगी, क्योंकि democracy की वजह से constitution बना है, correct? अब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के लिए कौन इलेक्ट कर, हम किसे इलेक्ट करते हैं? 2 पार्टीज के बीच में तो इलेक्शन होती है कि किसको चूज करना है, विच इज बेटर। तो इलेक्शन है तो पार्टीज तो होंगी ही होंगी, और अगर पार्टीज हैं और इलेक्शन है तो वोट भी तो लोग दे रहे हैं, तो लोगों को कुछ तो राइट होगा, ठीक है। तो दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, they hold elections regularly, they have parties, the political parties, they guarantee right of citizens. गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेसी होती है उसके फीचर्स क्या है? एफिशिएंट गवर्नमेंट होती है, उससे एफिशिएंट मतलब अच्छा काम करती है। अकाउंटेबल, कि भाई सब कुछ प्रॉपरली होता है, लेजिटिमेट, लॉफुली काम करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जहां इकोनॉमिक वर्ड आया मतलब पैसा, जहां पैसा है वहां ग्रोथ और डेवलपमेंट अपने आप आ जाती है। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी में रिडक्शन, कमी करने के लिए। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को अकोमोडेट करती है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन भी प्रोवाइड करती है। ये सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फीचर्स हैं। डेमोक्रेसी
इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। डेमोक्रेसी हमेशा टेस्ट होती रहती ओवर एंड ओवर अगेन। कि जैसे इंडिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो उसका एक तरीके से जो हम बोल रहे हैं एग्जामिनेशन है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से टेस्ट होता रहता है कि आज ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं हुई, वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं हुई। नहीं तो हमारी कंट्री में अफवाह जैसे रूल्स क्यों लगे, स्पेशल आर्म फोर्स एक्ट क्यों लगा, या फिर कहीं पर मार्शल लॉ क्यों लगा, ठीक है, ये प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा। दैट इज अ टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। A democracy is always striving towards a better goal कि आज जैसा भी चल रहा है, कल we should be a better goal. People constantly demand more benefits in a democracy कि लोग हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि यार और बेटर मिल जाए। आज एक रूल निकाला है, पहले नरेगा निकाला, फिर से मनरेगा किया, तो वो चेंज करते रहते हैं। एक तरीके से डेमोक्रेसी तो हमें लाइफ लेसन देती है, नहीं? यही तो कोटेशन आती है फिर यूज पर। अब कुछ टर्म्स है डेमोक्रेसी से रिलेटेड आपके बुक में, जो आपको उनके मीनिंग पता होने चाहिए। सबसे पहले एफिशिएंट, इसका मतलब क्या हुआ? टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन बिकॉज it has followed procedures, its decision may be both more acceptable to the people and more effective. डेमोक्रेसी ज्यादा टाइम जरूर लेती है तो अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए, लेकिन जब भी ये डिसीजन पर आते डेमोक्रेसी के अंदर, तो डेफिनेटली वो लोग उसे एक्सेप्ट भी करते हैं और वो ज्यादा इफेक्टिव होता है सोल्यूशन। Second, accountable. A citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. This is known as transparency. कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला है या कोई पैसा एलोकेट किया है, तो वो कैसे किया है, क्या रूल लगाकर किया है, क्या उसके रीजंस रहे हैं, वो सब अकाउंटेबिलिटी के अंदर आता है। और अगर हमें उसके बारे में पता चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम आरटीआई लिखते हैं। आरटीआई का बाद 2005 में आया था, ठीक है, उसका जो आंसर आ रहा है मतलब हमें सब कुछ पता तो चल रहा है क्यों क्या कैसे कहां हो रहा है, तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। लेजिटिमेट, इलेक्टेड थ्रू रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब लॉफुली हो रहा है, प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू हो रहा है। लॉज आर मेड फॉलोइंग प्रॉपर चैनल्स, ये प्रॉपर प्रोसीजर्स। लॉ कैसे बनाए हैं, पहले हमारे पार्लियामेंट में बिल जाता है, बिल डिस्कशन डिबेट के ऊपर अप्रूव होता है, फिर प्रेसिडेंट उसे साइन करता है, तो वो बिल लॉ बन जाता है, ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसे बनाने का। People can challenge work done against constitution in judiciary. जुडिशरी का इंपॉर्टेंट पावर आ गया। जुडिशरी अगर प्रॉपर लॉ ये फॉलो नहीं किया, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो जुडिशरी भैया उसे पूछ सकता भाई ये क्या बदतमीजी है, आपको फॉलो करना था। कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन के साइज पर। ग्लोबल सिचुएशन कैसा है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, डिप्रेशन है, क्या है। कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज की दूसरी कंट्रीज हमारे साथ कॉपरेट कर रही है, हम अपना सामान बाहर बेच रहे हैं, वो टैक्स ज्यादा तो नहीं लगा रही है कि लोग खरीद ना पाए। इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, हमारी कंट्री ने किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जीएसटी की बात करें, तो जीएसटी में पैसा गवर्नमेंट के पास ही तो जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जाएगा तो वो पैसा किसके पास जाएगा, ना ना पॉकेट में नहीं जाएगा। उसके बजाय वो जो पैसा होता है हमारे घर में सपोजिटली इलेक्ट्रिक लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी के तार बिछाए पूरी सिटी में, ठीक है, वो पैसा कहाँ से आया, वो तारों का उन लोगों को लगाने की उनकी सैलरी कहाँ से आई। आपके घर में पानी आ रहा है, वो पानी कहाँ से आ रहा है, ऐसा थोड़ी पुराने जमाने की तरह नदी के पास जा रहे हैं और बाल्टी भरकर आ रहे हैं, नहीं ना, हमारे घर में प्रॉपर पाइप आ रहा है, पाइपलाइन आ रही है। उसके ऑफिसर्स हैं जो 24 घंटे काम पे रहते हैं। तो यार इन सब का पैसा कहाँ से आ रहा है, यहीं से तो आ रहा है, टैक्सेस से तो आ रहा है, किसके पॉकेट में नहीं जाता है, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी हमारी डेमोक्रेसी हेल्प करती है सिटीजन्स को कि पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ, मतलब सुख शांति खुशी की जिंदगी व्यतीत करें, चाहे उसमें कितने ही लोग क्यों ना। एक ही कॉलोनी में आपको पंडित भी मिलेगा, पंजाबी मिलेगा, जाट भी मिलेगा, सब मिलेंगे आपको एक ही जगह पर, एंड एवरीबडी इज हैप्पी लिविंग टुगेदर। एंड थैंक यू फॉर द क्लास, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड प्लीज पढ़ाई करिए, बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, गेट रियली गुड मार्क्स। थैंक यू ऑल द बैक बेंचर्स।